दोस्तों, आज से इस चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ वल्नरेबिलिटीज, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटीज है वो समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि OWASP टॉप 10 से शुरू करके, यानी कि OWASP टॉप 10 की जो भी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज है उनसे शुरू करके दूसरी भी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए जो भी वल्नरेबिलिटीज है उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जहां जहां हो सके मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वल्नरेबिलिटीज काम करती हैं, कैसे आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और हम उसे रेमेडिएट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके हर एक वल्नरेबिलिटी में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस सीरीज को आज के इस पहले वीडियो के साथ, जो कि है OWASP टॉप 10 की फर्स्ट कैटेगरी जिसका नाम है इंजेक्शंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के पहले वीडियो में हम देखेंगे OWASP टॉप 10 की फर्स्ट कैटेगरी जो कि है इंजेक्शंस। इसको मैं आपको पहले थियोरेटिकली समझाऊंगा और उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कैसे ये वल्नरेबिलिटी काम करती है और कैसे एक कोड इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल हो सकता है और उसके रेमेडिएशंस भी देखेंगे हम लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि OWASP क्या होता है और OWASP की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कौन सी है। तो OWASP का फुल फॉर्म होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक कम्युनिटी है या फिर समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर कुछ सालों में टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट लाती है जो कि उस समय के दौरान ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई हो। तो लास्ट 2017 में OWASP ने जो भी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट निकाली होगी, आई थिंक आप सबको वो लिस्ट पता ही होगी। अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको एक एक करके सारी बता देता हूँ, जिसमें कि सबसे पहली है इंजेक्शंस, दूसरी है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट, तीसरी है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, चौथी है XML एक्सटर्नल एंटिटी, पांचवी है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, छठी है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सातवीं है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आठवीं है इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, नौवीं है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग और 10वीं है यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज। तो ये 10 वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट है। इसको एक एक करके हम सारी वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में हम सबसे पहली कैटेगरी के बारे में जानेंगे जो कि है इंजेक्शंस। तो दोस्तों, इंजेक्शन के बारे में आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंजेक्शन यानी कि किसी चीज को इंसर्ट करना, यानी कि किसी चीज को इंजेक्ट करना। जैसे कि एक नॉर्मल इंजेक्शन होता है, जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें हमारी बॉडी में कुछ दवाई इंजेक्ट करते हैं उस इंजेक्शन के द्वारा। ऐसे ही वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर इंजेक्शंस करके एक वल्नरेबिलिटीज होती है। इस वल्नरेबिलिटी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरी होती है, जैसे कि SQL इंजेक्शन हो गया, HTML इंजेक्शन हो गया, कमांड इंजेक्शन हो गया, LDAP इंजेक्शन हो गया। ये सारी वल्नरेबिलिटीज की टाइप है, इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी की ही टाइप है ये सारी। इसको भी हम एक एक करके बाद में समझेंगे। आज के वीडियो में पूरा एक इंजेक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी में क्या होता है कि जहाँ पे भी वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई कोड पास होता है या फिर कोई क्वेरी पास होती है और वेब एप्लीकेशन उस क्वेरी को लेकर डेटाबेस के पास जाता है, डेटाबेस सर्वर के पास, और डेटाबेस से कोई आउटपुट निकाल के लेके आता है हमारे लिए हमारे ब्राउजर के स्क्रीन के ऊपर। तो उस क्वेरी के अंदर अगर कोई अटैकर एक मैलिशियस इनपुट इंजेक्ट कर देता है और उससे उस क्वेरी को ब्रेक करके अटैकर अपने हिसाब से उस क्वेरी को मॉडिफाई करके उस क्वेरी से जो भी डिजायर्ड रिजल्ट उसे चाहिए होता है वो अगर निकालने में कामयाब हो जाता है तो उसे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर अटैकर कोई मैलिशियस इनपुट इंजेक्ट करता है उस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर, तब जाके उसे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी माना जाता है और उससे जो भी अटैकर होता है वो डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, हमने ये समझ लिया कि इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या है। अब समझते हैं कि ये एक्चुअली वेब एप्लीकेशन के अंदर अराइज कहाँ होती है। ये वल्नरेबिलिटी ज़्यादातर ऐसी जगह पे अराइज होती है जहाँ पे कोई यूज़र अपना इनपुट डाल सकता है। यानी कि मान लीजिए कहीं पे हम अपना नाम एंटर कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं, या फिर कोई कमेंट डाल सकते हैं, हम कोई पोस्ट कर सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा इनपुट डालना है, या मान लीजिए हमारा लॉगिन पेज है, वहाँ पे हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी इंजेक्शन हो सकता है। या फिर हम कहीं पे कमेंट करने जा रहे हैं तो कमेंट हम टाइप करके पोस्ट कर सकते हैं, तो उस जगह पे भी हम इंजेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमें पासवर्ड चेंज की फैसिलिटी है, वहाँ पे भी इंजेक्शन हो सकता है। तो ऐसी सब जगह पे जहाँ पे हम यानी कि एक नॉर्मल यूज़र इनपुट डाल सकता है अपना, वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी अराइज हो सकती है आसानी से। ज़्यादातर ऐसी जगहों पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। उसके अलावा कमांड इंजेक्शन भी हो सकती है, एलडैप इंजेक्शन भी हो सकती है, एचटीएमएल इंजेक्शन भी हो सकती है। ये सारी वल्नरेबिलिटीज भी अराइज हो सकती है ऐसी इनपुट फील्ड के ऊपर। तो दोस्तों चलिए अब प्रैक्टिकली जानते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी कैसे अराइज होती है और कैसे हम उसे ढूंढ सकते हैं और कैसे ये वर्क करती है। उसके बाद उसके रेमेडिएशन के बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम उसे रेमेडिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब हम देखते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे परफॉर्म होता है और कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं। बैक एंड कोड में क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन के, जो कि इंजेक्शन अटैक्स में ही आता है, उसे हम समझने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप के अंदर DVWA जो वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की जो प्रैक्टिस लैब है उसे इंस्टॉल करके रखा है और उसे मैं यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैंने सेटअप करके रखा हुआ है। कैसे सेटअप कर सकते हैं वो आपको YouTube पे आप सर्च करेंगे कि कैसे DVWA सेटअप करना है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, आप सेटिस्फाइड नहीं है उन वीडियोस से, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि DVWA कैसे सेटअप करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे DVWA सेटअप करते हैं। ठीक है, उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन पेज। ये ऐसा जब आप सेटअप कर देंगे तो ऐसा लॉगिन पेज आता है। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है लॉगिन करने का। तो ये देखिए मैंने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे एक और चीज़ के सेट करनी होती है जो कि है सिक्योरिटी लेवल। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए सिक्योरिटी लेवल लो रख के आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। तो चलिए इंजेक्शंस के अंदर हम देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, बैक एंड क्वेरी क्या होती है, ये सब जानते हैं। और बाद में उसका जो भी रेमेडिएशन है वो भी हम देखेंगे क्या होता है रेमेडिएशन। तो मैंने पहले से सिक्योरिटी लेवल लो करके रखा है यहाँ पे। अगर आपको चेंज करना है तो आप DVWA सिक्योरिटी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये DVWA सिक्योरिटी, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं मीडियम, हाई, इम्पॉसिबल, ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी समझाने के लिए मैंने लो रखा है और मैं लो पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सबमिट करना है। तो अब चलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब के ऊपर। ये देखिए हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब अगर हम ओपन करते हैं तो ये पेज आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है हमें कोई यूज़र आईडी, यानी कि हमें नंबर्स में आईडी पूछ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी हम नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो उस यूज़र आईडी के सामने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उस यूज़र आईडी के सामने जो भी यूज़र नेम और यूज़र का लास्ट नेम होगा वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखिए मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यूज़र आईडी यहाँ पे 6 डालता हूँ। ठीक है, 6 डाल के यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं आया क्योंकि 6 पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा शायद से। मैं यहाँ पे डालता हूँ 4 डाल के अगर मैं सबमिट करता हूँ, देखिए यहाँ पे आईडी नंबर 4 आ गया है। उसका फर्स्ट नेम है पैब्लो जो भी है और उसका सर नेम। ठीक है, ये सारी डिटेल्स एक्चुअली बेसिकली ये हम यूज़र इनपुट में जो भी इनपुट करेंगे उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डेटाबेस से डेटा लाके शो कर रहा है। ठीक है, और इसका अगर हम URL देखें तो ये देखिए यहाँ पे आईडी का पैरामीटर है। एसक्यूएल इंजेक्शन, बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन में आईडी पैरामीटर ही हम फाइंड करते हैं और वहाँ पे मेलिशियस इनपुट करके देखते हैं, जैसे कि सिंगल कोट हो गया या फिर बैकस्लैश हो गया। ऐसे मेलिशियस इनपुट हम इनपुट करके देखते हैं कि वो आईडी पैरामीटर वल्नरेबल है भी या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे 4 के साथ साथ मेलिशियस इनपुट डालते हैं, जैसे कि सिंगल कोट हो गया।
ये मैंने देखिए सिंगल कोट एंटर कर दिया है। अब मैं सबमिट करता हूं, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि यू हैव एन एरर योर SQL syntax and check the manual that correspondent to your MySQL server version, write syntax near 4। ठीक है, ये जो हमने 4 डाला था उस क्वेरी के आसपास, क्वेरी के उस लाइन के आसपास, मतलब उस इनपुट के आसपास हमारा कोई एरर जनरेट हुआ है। तो इसे हम समझने का ट्राई कर लेते हैं। देखते हैं, हम सोर्स कोड पे जाते हैं। देखिए ये सोर्स कोड मैंने ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ आई सेट रिक्वेस्ट इक्वल टू सबमिट, जब सबमिट होता है तो गेट इनपुट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट और आईडी, मतलब जब सबमिट पे हम क्लिक करते हैं तो आईडी चेक करता है कि कौन सा आईडी इनपुट फील्ड में डाला हुआ है। जो अगर आईडी प्रॉपर डाला हुआ है आपने तो वो क्वेरी फायर करेगा डेटाबेस के ऊपर, जो कि है सिलेक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जो हमने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमें यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लाके दे रहा है वो इसी की वजह से दे रहा है, जो ये है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम द यूजर टेबल। ये टेबल का नाम है यूजर्स, और वेयर यूजर आईडी, जो भी यूजर आईडी पास की जा रही है उस इनपुट फील्ड के अंदर, यानी कि जो 1 2 3 4 5 जो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो उस नंबर के यूजर आईडी से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उठा के हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये आईडी जो है वो सिंगल कोट के अंदर है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिंगल कोट के अंदर है। अब रिजल्ट में क्या आता है, तो एसक्यूएल क्वेरी परफॉर्म होती है और हमें रिजल्ट में लाके दे रहा है। ठीक है, तो वाइल यहाँ पे रिजल्ट कैसे आता है, तो रो जो भी है उसके रिजल्ट आते हैं और वैल्यूज जो भी हैं उस आईडी के अकॉर्डिंग, इस आईडी के अकॉर्डिंग जो भी हमने इनपुट फील्ड में डाला है उस आईडी के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे पुट करके दे रहा है। अब इस क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और समझाने का ट्राई करता हूँ कि कैसे ब्रेक हुआ ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बैक एंड में ये क्वेरी परफॉर्म हो रही है जब हम आईडी इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने आईडी जो भी हमने 4 डाला था, ये 4 हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब जब हमने इस क्वेरी के ये जो 4 नंबर हमने आईडी का इनपुट डाला उसके पीछे जब हम सिंगल कोट डालते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने सिंगल कोट डाला तो ये देखिए पहले क्वेरी क्या थी, इतनी ही थी कि सिंगल कोट के अंदर 4। अब क्या हो रहा है कि सिंगल कोट के अंदर 4 तो आ रहा है लेकिन एक और सिंगल कोट यहाँ पे बच रहा है, तो इसकी वजह से क्वेरी सर्वर के ऊपर फायर नहीं हो पा रही है और एसक्यूएल की एरर आ रही है। और एसक्यूएल की एरर आने की वजह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो भी एप्लीकेशन है वो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के लिए वल्नरेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्वेरी यहाँ पे खत्म हो जा रही है, लेकिन इस एक्स्ट्रा जो हमने ऐड किया जो भी मैलिशियस इनपुट, उसकी वजह से ये हो रहा है कि ये एक्चुअल में क्वेरी ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें डिजायर आउटपुट चाहिए, मान लीजिए हमने एरर तो फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है कि इसके आगे जो भी डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी निकाल के लानी है। तो अब इसके आगे हमें क्वेरी को फायर करना पड़ेगा, मतलब जो हमने मैलिशियस इनपुट डाल दिया है, ठीक है, ये जो मैलिशियस इनपुट हमने डाल दिया है उसके बाद हम अलग अलग क्वेरीज यूज करके हमारा जो भी डेटाबेस है उसके हिसाब से हम क्वेरी फायर कर सकते हैं और हमें जो भी रिजल्ट चाहिए, यानी कि अटैकर को जो भी रिजल्ट चाहिए वो लेके आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं यूनियन सिलेक्ट करके दूसरी क्वेरी फायर करता हूँ। ठीक है, ये एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर हमने यहाँ पे एरर दे दिया तो हम यूनियन सिलेक्ट, यानी कि यूनियन कीवर्ड क्या करता है कि पहले ये क्वेरी फायर करेगा एज इट इज जो भी नॉर्मली फायर होगी डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद यूनियन कैरेक्टर ये करेगा, यूनियन जो वर्ड है वो ये करेगा कि इस क्वेरी को, फर्स्ट क्वेरी को फायर होने के बाद जो भी सेकंड क्वेरी हम यहाँ पे लगाएंगे, पूरी जो सिलेक्ट फर्स्ट नेम और जो भी लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है,
ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ऑल यूजर्स, बराबर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं करते हैं हम, यहाँ पे स्टार डाल सकते हैं फ्रॉम यूजर्स टेबल, ठीक है, यूजर्स के टेबल से। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो यूनियन है वो एक एक करके, मतलब पहले फर्स्ट क्वेरी फायर करेगा, उसके बाद सेकंड क्वेरी फायर करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें पता चलेगा, और ऐसे करके हम इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमने हमारी जो अटैकर है, ये जो अटैकर है उसने अपनी क्वेरी उसके अंदर इंजेक्ट करी यूनियन का इस्तेमाल करके। इसकी वजह से ये क्वेरी इंजेक्ट हुई और इसे एसक्यूएल इंजेक्शन कह सकते हैं। तो ये जो क्वेरी है वो एसक्यूएल की है, इसीलिए इसे एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, बैकएंड का जो भी कोड है वो। और यहाँ पे ये एक्चुअली मैंने बेसिकली समझाया कि ऐसे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। इसके पहले हमें कितनी कॉलम से ये ढूंढनी पड़ती है, इसके लिए हम मान लीजिए हमें एरर मिल गई, उसके बाद सबसे पहले कितनी कॉलम्स है डेटाबेस के अंदर वो हमें फाइंड करनी पड़ती है। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय का, और उसके बाद कॉलम नंबर्स दे सकते हैं 15 20, जो भी जितनी भी कॉलम्स है उसे फाइंड करने के लिए। उस कॉलम को फाइंड करने के बाद हम आगे क्वेरी अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली एरर आने की वजह से हम फाइंड कर सकते हैं आईडी पैरामीटर्स। ज़्यादातर जो भी बेसिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कोई भी बेसिक अगर एसक्यूएल इंजेक्शन है एरर बेस, तो उसके अंदर आईडी पैरामीटर जो होगा वो वल्नरेबल होगा, और उसकी वजह से हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा और भी एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स हैं, जैसे कि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया। ये सारे टाइप्स होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के। इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन के सारे टाइप्स के बारे में बताऊंगा। बाकी जो भी मैंने दूसरे इंजेक्शन के बारे में आपको बताया था, जैसे कि कमांड इंजेक्शन हो गया, HTML इंजेक्शन हो गया, ये सारे इंजेक्शंस भी होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में कवर करने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अब हम बात करते हैं इसके रेमिडिएशन के बारे में, कि इसके रेमिडिएशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं कुछ रेमिडिएशंस, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इंजेक्शंस के रेमिडिएशन है, तो उसमें सबसे पहला रेमिडिएशन है कि प्रीपेड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो प्रीपेड स्टेटमेंट आपको मैं ऐसे समझाने जाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। जो भी डेवलपर्स होंगे वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि प्रीपेड स्टेटमेंट क्या होते हैं और कैसे उसे यूज करते हैं। तो इसमें आप इतना याद रख सकते हैं कि आप अगर एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर सिक्योरिटी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो आपको इसको, या फिर आप बग बाउंटी कर रहे हैं, तो आप इसे रेमिडिएशन में ये सिर्फ लिख सकते हैं कि प्रीपेड स्टेटमेंट आपको यूज करना है। तो सामने जो भी डेवलपर होगा, आपका क्लाइंट जो भी होगा, उसमें जो भी डेवलपर होगा या फिर जो भी बग बाउंटी के लिए आपने सबमिट किया है बग, उस टीम में जो भी डेवलपर होगा वो समझ जाएगा कि प्रीपेड स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे उसे यूज करना है। तो आपको सिर्फ ये रेमिडिएशन याद रखना है कि प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करना है। उसके बाद आता है इनपुट सैनिटाइजेशन, यानी कि जो भी हम यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, ये मैलिशियस इनपुट जो भी हम डाल रहे हैं उसे प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे बैकस्लैश या फिर मान लीजिए सिंगल कोट, डबल कोट, फिर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्लॉक करके, ये एंगुलर ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने अगर ब्लॉक करके रखी है, ये इनपुट्स सारे अगर उन्होंने सैनिटाइज करके रखे हैं, तो अगर हम इनमें से कोई भी इनपुट अगर एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन। इनपुट सैनिटाइजेशन यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है वाइट लिस्टिंग अप्रोच, और सेकंड जो होता है वो होता है ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच, ठीक है। तो इन दोनों अप्रोच के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि ये दोनों अप्रोच एक्चुअली
क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो वाइट लिस्टिंग अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन में कि हमें जितने यूज़र इनपुट्स चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आईडी पूछा है तो हमें सिर्फ नंबर्स ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 आप कोई भी नंबर डालिए तो सिर्फ नंबर ही हमें यहाँ पे चाहिए, और कोई कैरेक्टर डालेगा या फिर कोई सिंगल कोट बैकस्लैश ऐसा कुछ डालेगा तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम वाइट लिस्ट कर सकते हैं सिर्फ नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इतने नंबर्स को हम यहाँ पे जो भी हमारी क्वेरी थी उसके पहले यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट सिर्फ इतने ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि इतने ही इनपुट 1 2 0 यानी कि 0 to 9 इनपुट, अगर 0 to 9 के बीच में ही कोई आप इनपुट डालोगे तो ही वैलिड होगा। उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर डालते हैं या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उसे वाइट लिस्टिंग अप्रोच बोलते हैं, यानी कि जिस इनपुट की हमें ज़रूरत है उतने को ही हम डिफाइन करके रखते हैं कि इतनी ही चीज़ें अंदर आनी चाहिए जो भी इनपुट है उसके अंदर। उसके अलावा और कोई भी चीज़ अगर कोई यूज़र इनपुट करता है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसे वाइट लिस्टिंग अप्रोच कहते हैं। और ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच में क्या करते हैं कि जितने इनपुट हमें नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर इस इनपुट फील्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स ही चाहिए, ठीक है। तो नंबर के अलावा जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग कि नंबर्स के अलावा यानी कि A to Z हो गया कैपिटल लेटर्स में, A to Z हो गया स्मॉल लेटर्स में, और जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं ये सारे सिंबल्स अगर हम यहाँ पे ब्लॉक करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच हमने यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे ये दर्शाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स ब्लॉक हैं, आप सिर्फ नंबर्स ही यूज़ कर पाएंगे। और वाइट लिस्टिंग अप्रोच में हम क्या करते हैं कि आप ये सारे कैरेक्टर्स अलाउड हैं, यानी कि 0 to 9 ही सिर्फ अलाउड है, बाकी के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अलाउड नहीं है। ये डिफरेंस होता है ब्लैक लिस्टिंग और वाइट लिस्टिंग में। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है वाइट लिस्टिंग अप्रोच, जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि इतने ही कैरेक्टर्स आपको अलाउड है, बाकी के कैरेक्टर्स जो भी है वो अलाउड नहीं है, या एज कम्पेयर टू ब्लैक लिस्टिंग। ब्लैक लिस्टिंग थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर कहीं पे हमने गलती से कुछ भी अलाउ कर दिया जो अलाउ ना होना चाहिए तो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए ये कह सकते हैं हम कि वल्नरेबल हो सकती है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर एस्केपिंग, मतलब कि सेम ये इनपुट सैनिटाइजेशन जैसा ही होता है कि जो भी कैरेक्टर्स हमें चाहिए उस कैरेक्टर को ही हम एज ए इनपुट अलाउड करेंगे, बाकी के कैरेक्टर्स को हम एज ए इनपुट अलाउड नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम ब्लॉक करके रखेंगे, तो उसे कैरेक्टर एस्केपिंग कहा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए हमने इन कैरेक्टर्स को एंगुलर ब्रैकेट को एस्केप करके रखा है, तो अगर कोई यूज़र या फिर अटैकर एंगुलर ब्रैकेट इंसर्ट करेगा तो उसे वो ब्लॉक कर देगा। तो ये था रेमिडिएशन इंजेक्शन अटैक के बारे में। और भी रेमिडिएशन हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसे हम वेफ कहते हैं, वेफ को यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर रूल्स बना सकते हैं। तो इसकी ऐसे भी हम इंजेक्शन अटैक को रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इंजेक्शंस के अंदर, जो कि ओएप्स की फर्स्ट कैटेगरी है। तो दोस्तों ये थी इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में सारी डिटेल्स। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि कैसे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी काम करती है, कहाँ पे उसे हम ढूंढ सकते हैं, कैसे अराइज होती है, ये सारी चीज़ें आप आई होप कि समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इस वल्नरेबिलिटी के बारे में समझ सकें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे नए किसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।